together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So join me, come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। रेडियो मानू 90.0 FM पेश है जहान दक्कन। दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद अमान उबैद और आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम जहान दक्कन। एक ऐसा मुनफरिद प्रोग्राम जिसका मकसद है दक्कन की तहज़ीब, इसकी तारीख़ और इसके विरसे को नई नस्ल तक पहुंचाना। आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे ही तारीख़ साज़ वाक़े की। मेरी मुराद है 1908 का अज़ीम मूसी नदी का सैलाब। और हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है मारूफ़ मुहक़्क़िक़, मुअर्रिख़ और साहिब मुताल्ला मोहम्मद सिबग़तुल्लाह हुसैन साहब। सिबग़तुल्लाह साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जी इंशाल्लाह। तो सिबग़तुल्लाह साहब, सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि 20वीं सदी की शुरुआत में हैदराबाद कैसा था? आज 21वीं सदी में हम कैसा उसका तसव्वुर कर सकते हैं? तो अगर आप सिटी शहर की आबादी की बात करें अगर जी, तो 20वीं सदी की शुरुआत में जो 1911 का सेंसस हुआ था जी, उस सेंसस के मुताबिक शहर हैदराबाद में 5 लाख लोग थे सिर्फ जी। और शहर हैदराबाद से ये मुराद हमारी के जो वॉल्ड सिटी जो थी जिसको बल्दा बोलते थे, जी जी, और उसके अतराफ का जो डिस्ट्रिक्ट था जिसको आज हम रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जी हाँ, अतराफ बल्दा जिसका नाम था, उसमें मिला के तकरीबन 7.5 से 8 लाख लोग रहते थे। जी, अगर आप आज कंपैरिजन में अगर आप देखें कि वर्ल्ड सिटी के अंदर आप जो सुकून से 12 से 15 लाख लोग नज़र आएंगे जो कि हैदराबाद की फसील के अंदर का जो हिस्सा था, जी, आज इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। जी हाँ, अब सेंसस तो नहीं हुआ हमारे पास, लेकिन जी, अपडेट्स के मुताबिक, प्रेडिक्शंस के मुताबिक, और इस वक्त शहर इस किस्म का था कि बहुत अरसे तक इसको सिटी ऑफ गार्डन्स यानी बागों का शहर कहा जाता था। जी, बागनगर कुतुबशाही दौर से भी कहा जाता था इसको। जी, और शहर के अंदर कई सारे महल्लात, बागात और आज भी कई सारे इलाक़ों के नाम में सफिक्स या प्रीफिक्स आता है, बाग अमरपेट या अमीन बाग या जी हाँ, जी हाँ, तो शहर एक ऐसा किस्म का था कि गरीब, बेहद गरीब गुरबत में रहते थे, और जो अमीर लोग थे उनके जो महल्लात थे, बागात थे, वो आपको यूरोप में तक देखने नहीं मिलते थे। उतने अज़ीम-ओ-शान होते, ऐसे डिस्क्रिप्शंस है हैदराबाद के उस वक्त के। तो रॉयल्टी जिसका कोई मैच नहीं, कोई हानि नहीं, और फिर गुरबत का भी वही हाल
ऐसा जिक्र होता था हैदराबाद के बारे में एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। जी लेकिन उस ज़माने के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा शहर था हैदराबाद। एशिया में उस वक्त का 7वां अजीम तरीन शहर, हिंदुस्तान में पॉपुलेशन के हिसाब से चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर हैदराबाद था उस वक्त। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं। और अब ये जो 5 लाख की आबादी है, इस 5 लाख की आबादी को जहन में रखते हुए जो हम मूसी के तुग़यानी के वाक़े के बारे में जो बात करने वाले हैं, उसमें ये मालूम होता है कि कितना बड़ा हिस्सा शहर का अफेक्टेड था इस तुग़यानी के आने से। सिबगतुल्लाह साहब, उस ज़माने में मूसी नदी है ना, शहर की ज़िंदगी में कितना अहम रोल था मूसी नदी का? क्या ये नदी लोगों के लिए रहमत थी या एक किस्म से ज़हमत थी? आज हम उसके एक ज़हमत की नज़र से देखते हैं, लेकिन उस दौर में यहाँ तक कि 1950 तक मूसी नदी का लोगों से एक, आप जिसको बोल सकते हैं कि एक वर्किंग रिलेशनशिप था। यानी जो फसील के बाहर, जो शहर के फसील के बाहर जो कम्युनिटीज़ रहते थे, जैसे कि जो गवली है या जो धोबी है या जो काचीगुड़ा, जो काची कम्युनिटी है, इनका दारोमदार पूरा दरिया के ऊपर ही था। उसमें आप पुरानी तस्वीर जब दरिया के देखेंगे, मूसा नदी के देखेंगे, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि लोग पानी में उतर के दरिया क्रॉस कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लोग उसका पानी पी रहे हैं, जानवर पानी पी रहे हैं, भैंस नहा रहे हैं, हाथी नहा रहे हैं उसमें। तो हमेशा लोग दरिया से इंटरैक्ट करते थे, नदी से इंटरैक्ट करते थे। यहाँ तक कि जो सालाना आशुरे का जो जुलूस होता था, वो ख़त्म होता था मूसा नदी में। आज भी होता है, लेकिन नदी में उतरते नहीं, नदी के किनारे होता है। लेकिन वो जो जैसा सिकंदराबाद में करबला मैदान है, वैसे करबला मैदान पुराना पुल कारवान के पास एक था, जहाँ पर हुसैनी आलम का जुलूस हो या कोई बड़ा मुहर्रम का जुलूस हो, आगे करबला मैदान में ख़त्म होता था, जहाँ पर ये आशुरे के अलमों को ठंडे नदी के पानी से धो के कर देते। तो ये एक, आप देखिए कि लोगों को स्पिरिचुअली, कल्चरली कई तरीक़ों से इसका नदी से एक लिंक था जोड़ा। जी। और अभी एक इसका पहलू जो बाकी है, जो अभी तक चल रहा है, वो है शमशान। जी हमारे पास दक्कन में जिसको मसान बोलते हैं। हाँ, मसान खाई भी कहते हैं। जी, तो अभी भी दरिया के किनारे कई सारे मसान ये बाकी है। ख़ब्रिस्तान भी कुछ चंद बाकी है, लेकिन ये सिलसिला जो मसान में जला के फिर वहाँ पर उसको नदी में ही अस्थियों को जो विसर्जन करते थे, वो रिवाज अभी मूसी में तो नहीं होता, लेकिन ये क्रीमेशन तो चलता है, समझिए अभी भी। जी। और डॉक्टर साहब, ये सैलाब कब आया, कैसे तुग़यानी बर्पा हुई? हमारे पास दक्कन में जो ग्लेशियर फेड जो रिवर्स रहते हैं, यानी जो बर्फ़ से जो नदी बनती वो नहीं है। जी हाँ। हमारे पास जो नदी है सिर्फ मानसून के पानी से आते हैं। जी हाँ। और हमारा मानसून भी दो जो फेज़ होते हैं, एक जो जिसको मिरग लगना बोलते हैं। मिरग लगते वक्त उतना बारिश नहीं होती, लेकिन जब घटता, जब छूटता तो बारिश बहुत होती है। 1908 में भी यही हुआ कि 27 सितंबर को बे ऑफ बंगाल में एक बहुत बड़ा साइक्लोन, एक डिप्रेशन पैदा हुआ। और वो गुजरा ठीक अतराफ़ बलदाब के ऊपर से। और मूसा नदी जो है, मूसा और इसकी जो ट्रिब्यूटरी जिसको कहेंगे ईसा, ये दोनों नदी निकलते विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में से। कोई ऐसा एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है नहीं, लेकिन जंगलात में और छोटे छोटे पहाड़ों में से ये नदियाँ निकल के आती हैं। तो दोनों नदियों से जुड़कर जो पानी हैदराबाद तक पहुंचता है, वो बहुत सारा कैचमेंट एरिया से होकर इधर गुजरता है। तो इस तूफ़ान में जो बारिश हुई, जो रात के 11 बजे से सुबह फजर तक जो बारिश हुई, उसको रिकॉर्ड किया गया है कि 27 इंच बारिश हुई, जिसको अंग्रेज़ी में क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना के शुमार में आता है ये। और हमारे पास दक्कन में ये तरीक़ा था कि जो, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है, ज़रख़ीज़ उतनी ज़मीन नहीं थी, तो एक कुंटों का सिस्टम था कि छोटा एक कुंटा रहता सबसे ऊंचाई पे, समझिए पहाड़ के बेस पे एक छोटा मैन मेड तालाब बना दिया। वो खाली होगा थोड़े और बड़े तालाब में, फिर वो होगा और एक बड़े तालाब में, फिर आखिर में जाके वो नदी में मिल जाएगा, ताकि अब जितना हो सके बारिश का पानी बचा सके। लेकिन इस
27 इंच बारिश का ये असर हुआ कि जो विखाराबाद से जो दरिया बह के आ रही थी वो तो आ ही रही थी, बहुत सारा पानी आ रहा था। शहर में जो कई सारे तालाब थे, कुछ 700-800 जो तालाब थे हैदराबाद में जी, उसमें जो सबसे कमज़ोर ऊपर वाले, जिसको ऊंचाई वाले जो पहाड़ तालाब थे जिसका मेंटेनेंस कई साल से नहीं हुआ था, साफ सफाई नहीं हुई थी, वो टूट गए। जो पहला टूटा तो एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ। पहला टूटने से उसका मलबा जाके दूसरे बांध को लगा, वो टूटा, फिर तीसरा टूटा, फिर चौथा टूटा। तो शहर हैदराबाद में ना सिर्फ वेस्ट की तरफ से पानी आ रहा था, यानी मगरिब की तरफ से नदी से पानी आ रहा था, बल्कि शहर के दो तरफ, अब अगर आप देखेंगे शहर की ज्योग्राफी तो एक वादी की तरह है, बीच में से नदी गुजरती, नॉर्थ साउथ 2 वादियां हैं, दोनों तरफ से पानी हुसैन सागर की तरफ से और मीर आलम तालाब और ये उम्दा सागर एयरपोर्ट की तरफ से, दोनों तरफ आकर मूसा नदी में मिलता है। तो ये नॉर्थ और साउथ का जो ये स्लोप था, ये तालाबे भी टूट गए, ये तो बंड कट्टे जो भी थे टूट गए और ये पानी भी आकर इधर इकट्ठा हो गया। तो बात सबसे ज्यादा बिगड़ी यही बात पे कि आपके पास मेंटेनेंस नहीं था, आपके पास कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं था ये सब बचाने के लिए। एक तो मूसी नदी का सैलाब और साथ में आपके पास जो आपने बताया कि 700 के करीब तालाब थे, उनका मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से भी वो के बांध टूट गए और पूरी तरीके से शहर पानी में डूब गया। दोस्तों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होंगे। आप सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। You are listening to Jahan-e-Dakkan, Radio Manu 90.0 FM's Deccan Heritage Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के मशहूर शायर, नक्काद और दानिश्वर सैयद गुलाम भीख नेरंग से। सैयद गुलाम भीख नेरंग का जन्म 1876 में सियालकोट में हुआ। वो उर्दू के नुमाया शायर, अदबी नक्काद और तालीमी मैदान की एक अहम शख्सियत थे। उन्होंने उर्दू शायरी के साथ साथ तहकीक, तनकीद और तालीम के मैदान में भी काबिल कदर खिदमात अंजाम दी। नेरंग साहब का नाम उन अदीबों में शुमार होता है जिन्होंने उर्दू ज़बान को फ़िक्री और अदबी तौर पर मुस्तहकम बनाया। नेरंग की शायरी में हुब्बे वतन, इंसानियत, अखलाक और कौमी बेदारी का रंग नुमाया नजर आता है। उनका अंदाज़े बयान सादा, पुरअसर और फिक्रंगीज था। वो शायरी को सिर्फ जज्बात के इजहार का जरिया नहीं बल्कि समाजी इस्लाह और कौमी शऊर का वसीला भी समझते थे। आइए उनके चंद अशार मुलाहिजा करते हैं। आह, कल तक वो नवाजिश, आज इतनी बेरुखी, कुछ तो निस्बत चाहिए अंजाम को आगाज से। और एक और दिलनशीन शेर है तो नेरंग वही इश्क का रोना धोना, इन्हीं बातों में नया रंग दिखा जाते हो। गुलाम भीख नेरंग ने उर्दू अदब को फिक्र की गहराई, तालीमी शऊर और कौमी बेदारी का पैगाम दिया। उनका कलाम और उनकी इल्मी खिदमात आज भी उर्दू अदब के तलबा और शायकीन के लिए कीमती सरमाया हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें
radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Jahan Dakkan, Radio Manu 90.0 FM's Deccan Heritage Show. दोस्तों आदाब, ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम जहान दक्कन और हम बात कर रहे हैं 1908 के मूसी नदी के हौलनाक सैलाब के बारे में और हमारे साथ मौजूद है सिबगतुल्लाह हुसैन साहब। तो सिबगतुल्लाह साहब, इस तूयानी में, इस सैलाब में सबसे ज़्यादा नुकसान किन इलाकों को हुआ? हैदराबाद शहर के बीचों बीच आप बोल सकते हैं जी। फ़िलहाल भी शहर का सेंटर माना जाता है जो है अफजलगंज। जी हाँ। और ये इलाका बसा कुछ 1860-1870 के दरमियान। जी हाँ। और गंज यानी मार्केट प्लेस, जी हाँ। जो ये बसा निज़ाम आसफ जा पंजम के दौर में अफजलुद्दौला और मार्केट के होने से और जी। फसील के शुमाल में होने की तरफ से नदी के उस पार यहाँ पर वो लोग बसते थे जो जी। शहर के अंदर अलाउड नहीं थे। यानी वो कम्युनिटीज़ जो गरीब थे, जो शहर में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और वो कम्युनिटीज़ जो आउटकास्ट थे, वही जी जो लोअर कास्ट वगैरह वगैरह जो थे, स्लम्स थे, वो शुमाली तट पे दरिया के अफजलगंज की तरफ वो लोग रहते थे। जब फजर को पानी दाखिल हुआ जी घरों में, तो कुछ लोग फौरी निकल कर भाग गए, कुछ लोग भाग नहीं सके। लेकिन इस इलाक़े में यहाँ से अगर आप तसव्वुर करना मुश्किल है अब, लेकिन आपको अगर आप मौसम जाए मार्केट पे खड़े तो दरिया वहाँ तक आ चुकी थी। अगर आप वहाँ से चल के गए फ़िलहाल दरिया को तो 1.5-2 किलोमीटर दूर है, तो उतने दूर तक पानी आ चुका था दरिया का। अफजलगंज जो पुल है, नया पुल जिसको कहते हैं, उस पुल पे 17 फीट ऊपर तक पानी आ चुका था। तो पुल से दरिया का तल एक 40 फीट है, 40 फीट, फिर ये 17 फीट, तो तकरीबन 57, 58, 60 फीट तक पानी आ गया था शहर के बीचों बीच। यानी रात में लोगों को एहसास नहीं हुआ वाटर लेवल के बढ़ने का। और उस ज़माने में आपके पास कुछ वार्निंग सिस्टम्स भी ऐसे नहीं थे। लेकिन जो लोग बच सके वो दूसरे इलाक़ों में, मनादिर में, मसाजिद में, दरगाहों में, खानखाहों में जाकर वो लोग कुछ दिन रहे, तब तक पानी वापस चला गया। अब इसमें ये कहा जाता है कि तकरीबन 15,000 लोग, ये ऑफिशियल फिगर्स थे निज़ाम गवर्नमेंट के, कि 15,000 लोग इस सैलाब में हलाक हो गए, शहीद हो गए। 15,000 बड़ा फिगर है ये। फजर में जो पानी दाखिल हुआ और जब 12-11 बजे सुबह के जब इसका जोर टूटा, जब पानी वापस जाना शुरू हुआ, उतनी देर में 15,000 लोग बह के चले गए, या उनका कुछ अता पता ना रहा। और इसमें ये भी हुआ कि जो सबसे क़दीम जो पुल था, पुराना पुल जिसको कुतुब शाही दौर में सिरातुल मुस्तकीम बोलते थे, वो पुल नहीं टूटा। बाकी जो अंग्रेज़ों ने जो जितने भी पुल बनाए थे, वो पुल सब टूट के बह के चले गए। और इसमें कई सारे पुराने जो थे, अफजलगंज हॉस्पिटल जो था वो तबाह बर्बाद हो गया, विक्टोरिया ज़नाना हॉस्पिटल जो था वो तबाह बर्बाद हो गया। कई सारे पुराने मस्जिद वग़ैरह, जो अफजलगंज की मस्जिद है, वो तकरीबन पूरा मस्जिद का पूरा फ्लोर पानी के अंदर था। तो अब आज भी अगर आप जाके देखेंगे इन इलाक़ों में, तो एक फ्लड मार्कर है जो ज़मीन से एक ऊंचाई पे जहाँ तक पानी पहुँचा, उस ऊंचाई तक मार्कर है, ताकि हमको फ्यूचर में प्लानिंग में ये लोगों को ये याद रहे कि नदी जब आई थी तो इस लेवल तक आई थी। तो आपकी जो प्लानिंग है वो ये याद रख के करना है कि नदी ये मोड़ ले सकती है, यहाँ तक आ सकती है और ज़्यादा भी आ सकती है। तो ये काम हुआ था तुग़यानी के बाद। नहीं, आपकी बातें सुनकर तो लग रहा है कि दक्कन की और हिंदुस्तान की तारीख़ में काफ़ी हौलनाक ये सैलाब तुग़यानी रही। डॉक्टर साहब, आज
उस सैलाब के जो आई फिटनेस थे, जो ऐनी शाहिदीन थे, उनकी रुदादे, उनके कुछ रिपोर्ट्स या उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है? सबसे मशहूर जो आई विटनेस है मैं जी। कहूँगा वो है मशहूर शायर अमजद हैदराबादी साहब। जी। और अमजद हैदराबादी साहब का वाक़या ये कहा जाता है कि वो थे उसी अफजलगंज के इलाके में जी। जब तुगयानी आई, और उन्होंने अपने बहुत घर वालों को कई सारे ये कहते हैं कि उनके वालिदा और उनकी अहलिया जी। को सैलाब में बह जाते हुए देखा, अपनी आंखों से देखा। अपनी आंखों से देखा ये कहते हैं। और उन्होंने फिर इसका उनके ऊपर इतना असर हुआ कि आगे जाकर उन्होंने उनके दीवान में, उनके कलाम में एक इसकी नज़म लिखी इसके बारे में, क़यामत सुग़रा के नाम। तो उनके लिए या शहर हैदराबाद के लिए एक क़यामत सुग़रा नाजिल हुई थी। और उसमें ये मशहूर उनका एक शेर है कि इतना दरिया में न डूबा अमजद, डूबने के लिए चुल्लू काफ़ी है, क्योंकि चुल्लू भर पानी काफ़ी है। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि अमजद उन 150 लोग में से थे जो फ़िलहाल अफजलगंज उस्मानिया हॉस्पिटल के दामन में जो इमली का झाड़ है जिस पर 150 लोग चढ़कर अपनी जान बचाए थे, अमजद उसमें से भी एक है। कई लोगों का ये मानना है, कई लोग कहते हैं कि नहीं, अमजद कहीं और अपनी जान बचाए थे कहीं और चढ़ के। तो ये बहुत, आप जब जाएंगे वो झाड़ पे और वो नज़ारा देखेंगे तो आपके सामने यही तस्वुर आता है कि इतना सारा पानी, इतनी सारी जो तबाही थी, वो उसके बाद क्या मंजर रहा होगा। तो सरोजिनी नायडू का भी एक पोएम है इसमें इंग्लिश में, द टीयर्स ऑफ आसिफ करके। तो जब महबूब अली खां जब निज़ाम थे, इनके दौर में ये हुआ 1908 में, आपके इंतकाल से कुछ 4 साल पहले। और जब वो आए थे तब ये कहानी है कि उनके पास एक मंदिर के पुजारी आए थे और आके ये बोले कि जो माता है, जो गॉडेस है नदी, मूसा नदी में, वो बहुत नाराज़ है, तो आप एक आरती की थाली पेश करिए तो ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंटेड है कि महबूब अली ख़ान नदी के जो सैलाब के पानी में दाखिल होने से पहले अपने जो जूते हैं वो उतार कर अपनी पैंचे चढ़ाकर दरिया में दाखिल होते हैं। और कई लोग ये भी बोलते हैं, कुछ हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि उन्होंने जने उद्धार किया था। और एक आरती की थाली, एक साड़ी, जेवर, कुमकुम वगैरह वगैरह नदी को पेश करके, ताकि बाई हुक और बाई क्रुक जो भी हो, ये मेरे शहर को बचाना है, महफूज करना है, इसलिए उन्होंने ये किया था। अब इसके बाद लोग कहते हैं कि पानी का जोर, सैलाब का जोर टूट गया और वो दरिया इंस्टेंटली नीचे जाना शुरू हो गई। अब तो इस वाक़े पे जब दरिया के उन्होंने जो वो थाली पेश करते हैं और उसके बाद जो तबाही देखते हैं उन्होंने, उसके ऊपर सरोजिनी नायडू ने एक पोएम लिखी, द टीयर्स ऑफ आसिफ के नाम से। और इसमें और एक बहुत मशहूर शख्सियत थी जो इस तुगयानी से डायरेक्टली अफेक्टेड थे। वो शहर हैदराबाद के स्टेट आर्किटेक्ट मोहम्मद फयाजुद्दीन साहब, जिनका घर भी अफजलगंज में था जहाँ पर आज स्टेट लाइब्रेरी है। उनका घर बहकर चले गया फिर वो, लेकिन ये तबाही से उनका, आप जानेंगे, मोटिवेशन जो था वो टूटा नहीं, वो दिल नहीं टूटा। उल्टा वो स्कॉलरशिप पर निज़ाम स्टेट से ऑक्सफोर्ड गए, आर्किटेक्ट बने और आकर हैदराबाद स्टेट के आर्किटेक्ट बने। और उसी मुकाम पर आज जो लाइब्रेरी है, उन्होंने कई सारे मशहूर इमारतें बनाई, जैसे कि सालारजंग म्यूज़ियम, रविंद्र भारती, गांधी भवन वगैरह वगैरह। तो ये एक प्राइम आई विटनेस थे, बोल सकते हैं आप, 1908 के तुगयानी के। सिबगतुल्लाह साहब, आपने पूरा यानी महमूद जो निज़ाम थे उन्होंने किस तरीक़े से आरती की और किस तरीक़े से सारी चीज़ें आपने बताई। तो निज़ाम जो बादशाह थे जितने भी, वो सब सेकुलर थे और उनका जो आवाम के तई उनका जो रवैया था वो बहुत ही ज़िम्मेदाराना था और बहुत ही अच्छे तरीक़े से सभी निज़ाम हुक्मरानों ने जो है अपनी कौम की खिदमत की है। बिल्कुल। तो इस तुग़यानी के बाद निज़ाम सरकार ने क्या इक़दामात किए?
तुगयानी के फ़ौरन बाद जो भी निज़ाम सरकार के जो प्रॉपर्टीज़ थे इमीडिएट पैलेसेस वगैरह, जैसा कि पुरानी हवेली पैलेस हो गया, उसके अंदर रिलीफ किचन बनाया गया था। और जो भी गरीब डिस्प्लेस्ड हो गए थे, जिनका बेघर हो गए थे, उनको लेकर आकर ऐसे ही पुरानी हवेली में या खिलवत में ऐसे ऐसे जगह जहाँ पर रिलीफ किचन्स बनाए गए थे, वहाँ पर उनको रखा गया कई दिन। शाही महलात खोल दिए गए। बादशाही आशुर खाना जो नदी के किनारे है, जिसमें भी तकरीबन 6 फीट तक पानी आ गया था, बहुत सारा डैमेज हो गया था। लेकिन जैसा ही सैलाब गुजरा, वहाँ पर भी ये रिलीफ किचन हो गया। तमाम आवाम को स्ट्रीट की तरफ से 3 वक्त का खाना और सोने के लिए जगह सब का इंतज़ाम किया गया था। जब तक कई महीनों तक जब तक ये सफाई नहीं हो गई और लोग को वापस अपनी एक जगह पर्सनल नहीं मिल गई, जब तक ये इमीडिएट रिलीफ आप हैं, टेम्परेरी रिलीफ, ये तो चलता गया। इसके बाद जो मोड़ आया वो बहुत दिलचस्प है। महबूब अली पाशा का इंतकाल हुआ 1911 में, और आपके बाद आपके वली अहद उस्मान अली पाशा जो थे तख्त नशीन हुए। इसमें जो प्लानिंग जो चल रही थी तुगयानी की, इसमें एक कमेटी बनाई गई, एक बोर्ड बनाया गया आराइश बल्दा के नाम से। तो कई हिस्टोरियंस का ये कहना है कि कोई भी दूसरा अगर दूसरी कौम कोई होती, अगर हैदराबाद के या दखनियों की जगह कोई दूसरी कौम होती और ऐसा तुगयानी देखती, तो उनकी जो है मतलब वो इतने हिल जाते कि शायद वो छोड़ के कोई दूसरा ही शहर बसा ले। लेकिन इन्होंने इस तरीके से इसको लेकर चला है कि एक मौका मिल गया हमारे को कि शहर को वापस हम दोबारा इम्प्रूव करने के लिए बसा सकें। जी, तो आराइश बल्दा और या सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड तैयार हुआ। दुनिया के बेहतर से बेहतर तरीन इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स को बुलाया गया हैदराबाद को, और सर्वे हुआ कि आखिर ये हुआ क्यों और इसका इलाज क्या है। तो इसमें से एक थे विश्वेश्वरैया, जो मैसूर के दीवान रह चुके थे, रिटायरमेंट लेकर वो इटली में सफ़र कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। उनको इमीडिएट टेलीग्राम पहुंचा कि आप हैदराबाद आइए, हैदराबाद एक बहुत बुरी तुगयानी से गुजरा है और आपके सर्विसेज यहाँ पर, आपकी बहुत खिदमत यहाँ पर ज़रूरी है। तो वो रिटायरमेंट से बाहर आए, आके हैदराबाद दौरा किए। वो जब सर्वे के बाद ये देखें कि ये जो 2 नदी आ रही हैं, ईसा और मूसा, इसमें इतना पानी आता है कि फ्यूचर में भी ये आता ही रहेगा। अब ये उस दौर की बात है जब क्लाइमेट चेंज का किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। तो ये जो इसको बोल रहे थे कि वंस इन अ सेंचुरी फ्लड्स बोल रहे हैं, तो सेंचुरी में एक ना एक बार तो आएगा ही। तो उनका ये ओपिनियन था कि इन दोनों नदियों के ऊपर रिजर्वॉयर्स बना दे शहर से पहले, ताकि वो भी बैलेंसिंग रिजर्वॉयर, यानी अगर एक में तुगयानी आई तो एक नदी में तुगयानी आई तो दूसरी नदी में हम डाइवर्ट कर सके उस पानी को वाइस वर्सा। तो ये 2 रिजर्वॉयर बने। उस्मान सागर पहला बना, फिर दूसरा हिमायत सागर। उनका दूसरा सोल्यूशन ये था कि आप दरिया के किनारे कोई रेसिडेंशियल सेक्टर ना रखे, यानी आप दरिया के किनारे सिर्फ पब्लिक बिल्डिंग्स और गार्डन्स रखे। और निज़ाम उस्मान अली ख़ान ने ये प्रोफेशनल का जो ओपिनियन था उसको तस्लीम किया, इमीडिएटली एक्सेप्ट किया। और ये हुआ कि जो स्लम्स थे, उस स्लम्स के लोगों को निकाल कर पहले उन्हें रीसेटल किया गया, यानी मल्लेपल्ली, खैरताबाद, मुशीराबाद, ये जो सेटलमेंट्स है वो पहले बनाए गए, डिग्निटी हाउसिंग बनाई गई, फिर इनको यहाँ से मूव किया गया। ऐसा नहीं कि पहले आप इनको हटाओ फिर उनका बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं। पहले कॉलोनीज़ बनाई गई, मॉडल कॉलोनीज़, स्कूल, प्लेग्राउंड्स, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़। फिर ये स्लम्स को जब हटाया गया, स्लम्स के जगह गार्डन्स आए, बेहद खूबसूरत। तो जो 1940 में जो अंग्रेज़ रेसिडेंट थे यहाँ कर, वो डिस्क्राइब करते हैं कि हैदराबाद इस कदर खूबसूरत हो गया था इसके बाद, जो पब्लिक बिल्डिंग में हाई कोर्ट, सिटी कॉलेज, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, फिर जो आसिफिया लाइब्रेरी और सालार जंग एस्टेट में जो पुराने महलात थे, तो दरिया का जो रिवर फ्रंट था इतना खूबसूरत हो गया था कि यूरोपियन शहरों को पीछे छोड़ देता था खूबसूरती में। और इसमें एक जो ओल्ड स्कूल यानी कुतुबशाही दौर का मिडीवल कल्चर था, वो आपको
दूसरे शहरों में इंडिया के देखने नहीं मिलता था। तो एक ऐसा शहर तैयार हो गया कि और ये बोल सकते हैं कि एनवी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड एट दैट टाइम। सिबगतुल्लाह साहब, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों सुनते रहिए मानो रेडियो 90.0 FM। बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। आप सुन रहे हैं जहाने दक्कन, रेडियो मानू 90.0 FM का डेक्कन हेरिटेज शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं सिनेमेटोग्राफ की कहानी, एक ऐसी इन्वेंशन जिसने चलती हुई तस्वीरों को सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं किया, बल्कि उन्हें पहली बार बड़े पर्दे पर दुनिया के सामने पेश भी किया। सोचिए, एक हॉल में अंधेरा छाया हुआ है, लोग खामोशी से अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं। अचानक सफेद पर्दे पर एक ट्रेन नजर आती है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। कहते हैं उस वक्त कुछ लोग डरकर अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। उन्हें लगा ट्रेन सचमुच उनकी तरफ आ रही है। ये था सिनेमा का वो लम्हा जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, सिनेमेटोग्राफ एक ऐसी मशीन थी जो फिल्म कैमरा, फिल्म प्रिंटर और प्रोजेक्टर तीनों का काम करती थी। इसी इन्वेंशन ने पहली बार एक साथ बहुत से लोगों को बड़े पर्दे पर चलती हुई तस्वीरें देखने का मौका दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई? इससे पहले थॉमस एल्वा एडिसन और उनके असिस्टेंट WKL डिक्सन ने किनेटोस्कोप बनाया था। इस मशीन में एक वक्त में सिर्फ एक ही शख्स छोटे से छेद से फिल्म देख सकता था। लोगों को ये इन्वेंशन पसंद तो आया, लेकिन इसमें एक साथ कई लोग फिल्म नहीं देख सकते थे। इसी कमी को दूर करने के लिए फ्रांस के दो भाइयों ऑगस्ट ल्यूमिया और लुई ल्यूमिया ने एक नई मशीन बनाई। साल था 1895। उन्होंने सिनेमेटोग्राफ तैयार किया जो हल्का, आसान और बहुत ही कारगर था। ये मशीन फिल्म्स को रिकॉर्ड भी करती थी और उन्हें बड़े पर्दे पर प्रोजेक्ट भी करती थी। 28 दिसंबर 1895 को पेरिस के ग्रैंड कैफे में ल्यूमिया ब्रदर्स ने दुनिया का पहला कमर्शियल पब्लिक फिल्म शो पेश किया। इस शो में उनकी मशहूर फिल्म वर्कर्स लीविंग द ल्यूमिया फैक्ट्री और दूसरी छोटी फिल्म्स दिखाई गईं। उनकी एक और फिल्म अराइवल ऑफ अ ट्रेन एट ला सियोता स्टेशन इतनी हकीकत के करीब थी कि उसने उस दौर के लोगों को हैरान कर दिया। आज इसे सिनेमा की तारीख के सबसे यादगार लम्हों में से एक माना जाता है। सिनेमेटोग्राफ की कामयाबी के बाद सिनेमा तेजी से यूरोप, अमेरिका और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। कुछ ही सालों में साइलेंट फिल्म्स बनी, फिर साउंड आया, उसके बाद कलर फिल्म्स और आज डिजिटल सिनेमा और विजुअल इफेक्ट्स का दौर है। भारत में भी सिनेमेटोग्राफ का असर बहुत जल्दी देखने को मिला। 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वॉटसन्स होटल में ल्यूमिया ब्रदर्स की फिल्म्स का पहला पब्लिक शो हुआ। ये भारत में सिनेमा का पहला कदम था। इसके बाद 1913 में दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद रखी और आज भारत दुनिया के सबसे बड़े फिल्म प्रोड्यूसिंग देशों में शुमार होता है। तो दोस्तों, सिनेमेटोग्राफ सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये वो जादू था जिसने तस्वीरों को जिंदगी दी, कहानियों को आवाज दी और दुनिया को सिनेमा का तोहफा दिया। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
सुन रहे हैं जहान दक्कन, रेडियो मानू 90.0 एफएम का डेक्कन हेरिटेज शो। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर आपका खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम जहान दक्कन और गुफ्तगू हो रही है 1908 के मूसी नदी के सैलाब के बारे में। हमारे साथ मौजूद है सिबगतुल्लाह हुसैनी साहब। डॉक्टर साहब, वक्फे पे जाने से पहले आपने बताया कि सिटी का जो इम्प्रूवमेंट बोर्ड था उसने किस तरीके से काम किया, कैसे इक़दाम उठाए गए और किस तरीके से लोगों को रिलीफ पहुंचाई गई। सवाल ये आता है कि आज की जो मूसी नदी है उस वक्त की मूसी नदी से कितनी मुख्तलिफ है? मैं बोलूँगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले 70 साल में, यानी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो दरिया की क्वालिटी जो बिगड़ी है जी। पहले लोग उसमें उतरते थे, यानी कि दिवाली का जो अगला पुन्नम आता था, दिवाली के बाद उस पुन्नम को मूसा नदी में डुबकी पुन्नम होता था। लोग जाके उसमें डुबकी लगा के आते थे। जो गंगा तक नहीं जा सकते थे वो मूसा नदी में आते थे। जी। वो ख़त्म हो गया इस वजह से, ताकि इतनी गंदगी आ गई कि कोई अगर अंदर गया तो वापस आना मुश्किल हो सका। फिर आप जो उसके दरिया के अतराफ मॉर्निंग वॉक्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो बदबू आएगी उसकी, और इतना पोल्यूशन है कि जो हैदराबाद मशहूर है फार्मा सिटी के नाम से, यानी हमारे पास कई सारे दुनिया के मेडिसिन बनते हैं, उसका पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें आता है। और इससे जो आगे जाके दरिया जिससे तरकारी उगती है, वो तरकारी हम खाने से हम लोग को एंटी बैक्टीरियल रेसिस्टेंस हो जा रहा है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जा रहा है। तो जो पानी हमारे को पीने के लिए इस्तेमाल होता था एक आज से 70-80 साल पहले, आज आप उसके पास से भी नहीं गुजर सकते। इतना पोल्यूशन हो गया, इतना नुकसान हमने उस नदी को पहुंचा दिया गया, और बहुत हद तक मैं बोलूँगा कि इरिवर्सिबल हो गया है। जी। यानी एक वो नदी अब एक नाले में तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज अगर वैसा ही सैलाब आता है जैसा 1908 में आया, तो क्या आज का जो हैदराबाद शहर है वो उसके लिए तैयार है? देखिए, 1908 में सिर्फ 5 लाख की आबादी थी और उसमें से सिर्फ 15-20 हज़ार नदी के किनारे रहते थे। जी। आज 1.5 करोड़ की आबादी में मैं समझता हूँ कि एक 20 से 30 लाख लोग दरिया के किनारे रहते हैं, क्योंकि ये सबसे सस्ती ज़मीनें हैं। जी। अगर इस किस्म का सैलाब आया, क्योंकि हमारे पास एक तो दरिया का जो रास्ता है वो छोटा हो गया है, बीच में कई सारे ब्लॉक्स आ गए, इंक्रोचमेंट हो गया है। खुदा ना खास्ता हम वही 1908 की शक्ल का अगर एक सैलाब देखें तो लाखों में कैजुअलिटीज़ होंगी, और आप मटेरियल डैमेज तो अब अरबों में वो हो जाएगा। तो यही दुआ है खुदा से कि कभी ये हमें मंजर देखना ना पड़े। जी। ऐसा वाक़या दोबारा ना हो, इसके लिए आप हमारे सामाइन को और हुकूमत को क्या आप रिकमेंडेशंस, आपकी सिफारिशात या आपका मैसेज आप देना चाहेंगे? एक तो बेसिक आप ये है कि आप दरिया का पानी साफ़ नहीं कर सके, कम से कम उसके अतराफ साफ़ सफाई अगर आप वो रखें तो कल के दिन सैलाब का पानी आए तो सैलाब के पानी को जाने के लिए कहीं तो जगह हो। जी। शहर में जाने से बेहतर कि वो जो दरिया का रास्ता है उसी में गुजरे। बीच में से जो भी ब्लॉकेजेस या कुछ जो बना के रखते हैं लोग, घर बना लेते हैं या दरिया को भर के ज़मीन का कब्जा हो जाता है, ये हटाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे जो दरिया का रास्ता छोटा हो जाता है, छोटा होने से पानी दरिया से बाहर फैल कर रोडों में बह जाता है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि हम ये साफ़ करें। और हमारे पास दक्कन में इम्पॉसिबल है ऐसी नदी होना जो 2400 साल के 365 दिन बहती रहे। जी, क्योंकि गर्मा में तो सूखी जाती है नदी। तो इससे ये तसव्वुर करना, इसका ये साबरमती जो अहमदाबाद में नदी है उसके तरह हम उसको डेवलप करेंगे, हमेशा उसमें पानी रहेगा, बोटिंग रहेगी, तो वो नदी नहीं रही, जबकि आपके पास एक लंबा तालाब बन गया। तो आप अगर वो कर रहे हैं तो आप दरिया का जो भी इकोसिस्टम बचा है वो भी ख़त्म कर दे रहे हैं। अगर करना होता तो विश्वेश्वरैया के दौर में या उस्मान अली ख़ान के दौर में वो कर दिए होते, ताकि वैसी दरिया बना सके और हमेशा उसमें पानी रख सके। तो ये भी दक्कन की जोग्राफ़ी के हिसाब से करना बिल्कुल फजूल है और उसमें और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो जो भी डेवलपमेंट की बात हो रही है उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमेशा पानी बहता रहे।
हमारे नेचर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, जैसा चलन रहा है वैसा उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। जी। सिबगतुल्लाह हुसैन साहब, एक आखिरी सवाल, क्या हैदराबाद की तारीख को हम मूसी नदी के बगैर समझ सकते हैं? मूसी नदी अगर ना होती तो शहर हैदराबाद भी नहीं बसता, जितना मेरा मानना है। और आप देखेंगे कि हर शख्सियत का कुछ ना कुछ इससे एक लिंक रहा है। इसका ये पानी हम पीते थे कई ज़माने से, और हमारे बुज़ुर्गों का ये कहना था कि जो उस्मान सागर जो तालाब है, जो कंडीपेट तालाब है, उससे जिसको शहर को पानी पहुंचता था, इतना बड़ा हिस्सा हो गया था शहर का वो कि अगर आप उसका पानी पिए तो आप हैदराबादी हो गए। ये मुहावरा मशहूर हो गया था कि अगर आप कंडीपेट का पानी पी लिए तो आप हैदराबादी हो गए, आपको और कुछ ज़रूरत नहीं है। जी। तो ये नदी अगर ना होती तो शहर हैदराबाद भी एग्जिस्टेंस में नहीं रहता, ये मेरा मानना है। जी। तो इतना इम्पोर्टेंस है उसका। तो सिबगतुल्लाह हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज आपने हमारे सामाईन को बहुत ही मैं कहूँगा एक मालूमाती गुफ्तगू ये रही, और ऐसी चीज़ें जो हम कभी नहीं जानते थे मूसी नदी के बारे में और हैदराबाद शहर के और कहीं उसके इलाकों के बारे में, वो आपने बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, तारीख़ से सबक लेना चाहिए। 1908 का ये जो मूसी नदी का सैलाब है वो हमको कई सारी बातें बताता है, और जो सिटी का डेवलपमेंट है और उसमें जो नदियों का रोल है उसके बारे में भी जो है हमको बताता है कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या है, हुकूमतों की ज़िम्मेदारियाँ क्या है, और हमको किस तरीके से हमारी नदियों को और उनके इकोसिस्टम को बचाने की सख्त ज़रूरत है। जहान दक्कन के अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मौजू के साथ। आप सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। बहुत बहुत शुक्रिया। You were listening to जहान दक्कन on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।